Hey everyone, as all books of your class ninth have arrived now, so I am starting from today chapter 6 of class 9 social science textbook, that is democracy. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। पिछली बुक्स में जो हमारी बुक्स थी जो हमारी बुक थी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास नाइन्थ में एनसीईआरटी की थी, उसमें ये चैप्टर किस नाम था, उसमें ये चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी इस नाम से था। पर उसमें बहुत सारे और टॉपिक्स भी थे और अलग अलग टॉपिक्स भी थे, लेकिन इसमें क्या है, कुछ टॉपिक्स रिड्यूस करे गए हैं और कुछ टॉपिक्स और जोड़े गए हैं। तो उसके साथ हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके साथ हम डील करते चलेंगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाउ हैज़ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड शेप्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट टुडे। मतलब कि जब डेमोक्रेसी पहली बार वर्ड कॉइंड हुआ, तब से लेकर अभी तक इस वर्ड में क्या क्या इस वर्ड की हिस्ट्री रही है, कैसे ये वर्ड इवॉल्व हुआ है, कैसे इसकी अलग अलग मीनिंग्स अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट और पॉलिटिशियंस सोशल साइंटिस्ट अलग अलग लोगों ने निकाली हैं, वो हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ डेमोक्रेसी का आज की युग में, आज के एरा में क्या मीनिंग रह जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे। What are the different forms of democracy and how are they practiced in India and other parts of the world? मतलब कि डेमोक्रेसी कितने कितने पार्ट फॉर्म्स की होती है, कैसे कैसी फॉर्म्स होती है डेमोक्रेसी की, वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक मोनार्की होती है, उसको क्या हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, और कौन कौन से तरीके की डेमोक्रेसी होती हैं वो भी हम पढ़ेंगे। और इंडिया में कौन सी है, और अलग वर्ड और सारे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कंट्रीज़ में कौन से तरीके की डेमोक्रेसी चल रही है, वो भी हम इस चैप्टर में डील करेंगे उस क्वेश्चन से भी। What are the essential features of a democracy and how do they extend beyond government institutions? अब जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मतलब कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, जो ये तीन इंस्टीट्यूशंस होते हैं गवर्नमेंट की, इनके बियॉन्ड मतलब इनके आगे भी कुछ फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, कुछ बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इसेंशियल, बहुत नेसेसरी फीचर्स होते हैं जिनके बिना डेमोक्रेसी पूरी तरीके से डिफाइन नहीं करी जा सकती है। तो वो फीचर्स कौन से होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी? इंडियन डेमोक्रेसी में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं अभी तक और क्या अभी कर भी रही है, ये भी हम पढ़ेंगे। इंडियन डेमोक्रेसी के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स रिकॉल, we have learnt in previous grades that democracy is a form of government in which the source of power and authority lies with the citizens of the country। मतलब हमने पिछले ग्रेड्स में हमने पढ़ा है कि जो डेमोक्रेसी वो एक ऐसे तरीके की गवर्नमेंट है जिसमें कहते हैं जो सोर्स ऑफ पावर और अथॉरिटी ये किसी कंट्री के सिटीजन्स के पास होती है। मतलब जो कंट्री के सिटीजन्स हैं उनके पास होता है सोर्स ऑफ, वो होते हैं सोर्स ऑफ पावर और अथॉरिटी। मतलब उनके हिसाब से ही जो कंट्री है उसमें सब कुछ होगा। अब उनके बिना कुछ कंट्री में कुछ हो नहीं सकता, जो वो जैसी उनकी परमिट होगी वैसी कंट्री में वैसी चीज़ें होंगी। ये हमने पढ़ा है डेमोक्रेसी के बारे में, हमने ये पढ़ा है पिछली क्लासेस में। वो इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को फ्री एंड फेयर इलेक्शन से इलेक्ट करेंगे। अब रिप्रेजेंटेटिव्स की क्या डेफिनेशन होती है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की क्या डेफिनेशन होती है, क्या मीनिंग होती है, वो भी उसकी इलाबोरेटिव मीनिंग हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी इज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स एंड ड्यूटीज़। अब जो डेमोक्रेसी है ये फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, इन पे बनी है, इनसे निकली है, इनसे इसका बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है। राइट्स एंड ड्यूटीज़, ensuring that citizens have the right to vote, express their opinions, and participate in the decision making process. It implies that citizens, मतलब जो किसी भी देश के जो नागरिक हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो अपना वोट दे सकते हैं। मतलब अगर कोई चुनाव हो रहा है तो किसी चुनाव में वो अपना वोट दे सकते हैं। ये सब इसके बहुत मेन प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी के। अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे जैसे जो पॉलिटिशियंस है, जो गवर्नमेंट है, वो जिस तरीके का लॉ लाई है, जिस तरीके का अमेंडमेंट लाई है, कोई भी नई पॉलिसी लाई है, तो उसके लिए उनके क्या ओपिनियंस है उसको एक्सप्रेस कर सकती है डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स हैं वो। और पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और जो सिटीजन्स हैं वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब कि वो पॉलिटिशियंस बन सकते हैं। पूरे जो कंट्री का सबसे हाईएस्ट रैंकिंग का जो पॉलिटिकल ऑफिस है उसको वो लोग एडमायर कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ओके, तो हमने यहाँ तक अभी तक ये पढ़ा। क्या हमने पढ़ा अभी तक, एक बार सब लेट्स रिकॉल में फिर से पढ़ लें कि अभी हमने पिछले क्लासेस में हमारे पास डेमोक्रेसी का क्या आइडिया पहुँचा है पिछली क्लासेस से। एक की डेमोक्रेसी किस तरह की गवर्नमेंट होती है जिसमें सोर्स ऑफ पावर, मतलब जो
सारी पावर होती है, सारी जो अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है? सिटीजन्स, कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनके पास होती है। और वो जो कंट्री के सिटीजन्स होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को फ्री और फेयर इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट करते हैं, और इसीलिए उनके पास सारी पावर और अथॉरिटी का सोर्स होता है। अब ये डेमोक्रेसी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बनी हुई है, जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, ड्यूटीज़। और ये क्या इंश्योर करती है? ये इंश्योर करती है कि जो सिटीजन्स हैं उनके पास राइट टू वोट हो, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का राइट हो, और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मतलब कि जो डिसीजन बनाने का प्रोसेस, मतलब जो पॉलिटिक्स का प्रोसेस है, डेमोक्रेसी, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका भी उनके पास राइट है। ओके, अगर ये तीनों चीज़ जो किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं है, इसका मतलब वो डेमोक्रेटिक ही नहीं है, वो सिर्फ सिस्टम है। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विथ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 140 करोड़ एंड अ वोटर बेस ऑफ ओवर 96.8 करोड़ इन 2024। मतलब कि इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मतलब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मतलब कि जिस डेमोक्रेसी के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिस कंट्री के पास एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो इंडिया है। यहाँ ये कहना चाह रहा है। ओके, लार्जेस्ट मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेसी के सबसे अच्छे आइडियाज हमें इंडिया में ही मिले हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल्स हमें इंडिया में मिले हैं। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप साइंटिफिक और एनी अदर टाइप ऑफ थिंकिंग ऑन डेमोक्रेसी। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इसे कहने का मतलब है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के कहने का मतलब कि इंडिया जो है उसमें बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और वो पॉपुलेशन जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा बनी हुई है, इसलिए इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ऊपर है, यह हमें 2024 का डेटा बताया जा रहा है। 140 करोड़ से ऊपर है, और इसका जो वोटर बेस है वो 96.8 करोड़ है। मतलब कि 96 सोचिए 140 करोड़ में से 96.8 करोड़, मतलब इतने लोग क्या कर रहे हैं? इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वोट देते हैं। इतने लोगों ने किस साल में वोट दिया था? 2024 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था, इंडियन जनरल इलेक्शन जो भी हुआ था 2 साल पहले, उसमें क्या था कि 140 करोड़ में से 96.8 करोड़ लोगों ने वोट दिया था। India, that is Bharat, represents the largest participatory democracy where people choose their government by electing their representatives. इंडिया, जिसको हम भारत भी कह सकते हैं, ये इंडिया दैट इज़ भारत के ऊपर बहुत डिबेट्स हुई हैं पास्ट में, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंग्लिश में लिखा गया है उसमें इंडिया दैट इज़ भारत लिखा गया है, और जो हमारा हिंदी है उसमें लिखा गया है भारत जो कि इंडिया है, उसमें ये लिखा गया है। तो मतलब ये दोनों ही वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं इंडिया को डिफ़ाइन करने के लिए कि इंडिया का नाम क्या है ग्लोबल स्टेज पे या डोमेस्टिक वर्ल्ड में भी, तो उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं दोनों वर्ड से, ठीक है ना। तो इस पर आप समझ आइए इसको। अब ये लार्जेस्ट पार्टिसिपेटेड डेमोक्रेसी मतलब कि ऐसे डेमोक्रेसी जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हो, ऐसा ना हो कि लोग डेमोक्रेसी तो है पर लोग पार्टिसिपेट ही ना करने मिले हो, ठीक से खुल कर लोग पार्टिसिपेट ही ना कर पाएँ, गूंज आ जाए पोलिंग बूथ पे और इकट्ठा होकर गूंज लोगों को भगा दें, या उनको किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट करने के लिए पसंद डालें। ऐसा होता है, लेकिन इतने लार्ज स्केल पर नहीं होता कि हम जो हमारा डेमोक्रेसी है उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स वो नेग्लिजिबल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ओके, आवर डेमोक्रेसी सर्व्स एज अ बीकन ऑफ होप एंड एन एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जो हमारी डेमोक्रेसी वो एक बीकन ऑफ होप, बीकन मतलब कि एक खजाने की तरह है, एक संदूक की तरह है, जिसमें से क्या है होप है और एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के सामने कि कैसे एक ऐसी कंट्री जो आज से 100 ईयर्स पहले एकदम गुलाम थे ब्रिटिशर्स जो चाहते थे वही करते थे। इतने बड़े बड़े फैमाइंस ब्रिटिशर्स ने करवाए, इतने बड़ा पॉपुलेशन कोलैप्स ब्रिटिशर्स ने करवाया, लेकिन फिर भी हम एक कॉन्स्टिट्यूशन और एक डेमोक्रेसी के दम पे इतने आगे बढ़ पाए। हमने उस सब चीज़ों को नकार दिया, क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो बहुत सारे जो उसके साथ ही बहुत सारी न्यूली इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज़ थी उन्होंने डेमोक्रेसी नहीं अपनाया था, और उन्होंने इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाने पर इंडिया का बहुत मजाक भी उड़ाया था, क्योंकि उनका कहना था कि जब कोई कंट्री न्यूली इंडिपेंडेंट होती है तो बहुत सारे क्राइसिस होते रहते हैं, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत सारे आइडियोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो उस समय डेमोक्रेसी को अपनाना उन कॉन्फ्लिक्ट्स को और वाइडर स्पेस दे देगा, और हो सकता है कि कंट्री फिर डिसइंटीग्रेट होने लगे। तो उन्होंने ये बोला, और इसे उन्होंने इंडिया का मजाक उड़ाया था, लेकिन हमने उसको अपने ऊपर नहीं लिया, और हमने जो हमारा कन्विक्शन था उसको हमने प्रूव करा। हमने जो हमारे हर इलेक्शन से हमारे जो वोटर टर्नआउट रेट थी वो बढ़ती गई,
ठीक ना। तो ये सब हमने जो चीज़ें करी हैं, ये एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के सामने कि कैसे डेमोक्रेसी जो है वो किसी भी कंट्री को डेवलप करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। However, like all democracies, India also faces certain challenges, some of which we will examine later in this chapter. अब जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं दुनिया में, सब यूएसए है, यूके है, ओके, ब्राज़ील है, मैक्सिको है, कनाडा है, ओके, ये जितनी भी डेमोक्रेसीज है, या लातविया है, लुथेनिया है, बहुत सारी डेमोक्रेसीज, ऑस्ट्रेलिया है, जितनी डेमोक्रेसीज हैं, इनकी कुछ चैलेंजेस ही फेस करती है। सबके चैलेंजेस थोड़े अलग अलग हैं। वैसे ही इंडिया के भी सामने कुछ चैलेंजेस हैं जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। Our constitution plays a crucial role in safeguarding the rights of the people in democracy. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्रूशियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सेफगार्डिंग मतलब रक्षा करना, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल इन डेमोक्रेसी। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लोगों के लिए ये इंश्योर करता है कि लोगों के जो राइट्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं छीनी जाएंगी। गवर्नमेंट अपने पावर का इस्तेमाल करके जो उनको लोगों के द्वारा ही दी गई है, लोगों के राइट्स नहीं छीनेगी। ये कहाँ है? ये कॉन्स्टिट्यूशन इसमें मेन रोल प्ले करता है। इन इंडिया डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आर गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। इंडिया में जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा गाइडेड किए गए हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कब अडॉप्ट किया गया था, मतलब कब उसको पूरा करा गया था, और पूरा करने के बाद जिन लोगों ने उसको पूरा करा था उनके द्वारा वो अपने ऊपर लागू कर दिया गया था। ये कब हुआ था? उनके द्वारा मतलब जिन्होंने उसको पूरा करा है वो लोग अपने ऊपर लागू कर चुके हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को। कब करे थे? 26 नवंबर 1949। और पूरे देश में वो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ओके, सीधे 2 महीने बाद। यहाँ जो 26 जनवरी 1950 की जो डेट है ये इससे चूज़ करी गई थी क्योंकि जब 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के एक सेशन में, उसके पहले 2-3 महीने पहले एक सेशन में उन्होंने बोल दिया था कि 26 जनवरी जो आने वाली 26 जनवरी है 1929 के आखिरी में उन्होंने बोला था कि जो आने वाली 26 जनवरी है, मतलब जो 26 जनवरी 1930 है, उसमें हम लोग क्या मनाएंगे? उसमें हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। मतलब कि हम लोग ये मनाना शुरू कर देंगे कि हमें आज़ादी मिल गई है, और फिर हम लोग अगर जब ये मनाना शुरू करेंगे तो हम लोग उसके साथ और भी तेज़ी से लड़ पाएंगे। उस कन्विक्शन के साथ हम लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ और भी तेज़ी से लड़ पाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो अब हम लोग उसके बाद तो हमें इतनी जल्दी आज़ादी नहीं मिल गई, लेकिन हमें जब भी आज़ादी मिली तो हमने ये सोचा कि अब जब भी हमें आज़ादी मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारा कोई एक इम्पॉर्टेंट डे होगा, और हमने नहीं सोचा, जो हमारे लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, जो हमारे नेशन बिल्डर्स थे, जैसे पटेल जी, नेहरू जी, इन्होंने क्या सोचा कि जब भी हम आज़ाद हो गए तो कोई हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डेट होगी, पॉलिटिकल इवेंट से रिलेटेड, नेशनल इवेंट से रिलेटेड, तो उसको हम लोग इस डेट पर मनाने का सोचेंगे। तो इसलिए उन्होंने जो रिपब्लिक डे हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को, वो 26 जनवरी को मनाना शुरू किया। और इसी दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केम इनटू फोर्स हुआ, मतलब फोर्स में आया, लागू हो गया पूरे देश में। और जो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, जिन लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था उन्होंने उसको अपने ऊपर लागू करा था। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली गारंटीज बट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये नहीं बोलता है कि आपकी जो राइट्स हैं पीपल की उनको मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, वो गारंटी भी करता है, मतलब ये वो सुनिश्चित करता है कि आपकी राइट्स प्रोटेक्ट होंगी ही होंगी, वो भी सारे सिटीजन्स की। किसी भी सिटीजन्स को के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किसकी बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मतलब हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, जैन हिंदू, हिंदू जैन, हिंदू बुद्ध, इन सब के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट और रिलीजन। ओके, बेसिस ऑफ द रिलीजन उनका डिस्क्रिमिनेशन के बीच में नहीं होगा, और उनकी जो राइट्स होंगी वो इक्वली रूप में प्रोटेक्ट करी जाएंगी, इक्वल फॉर्म में। ओके, और उनकी इक्वल गारंटी, उनकी राइट्स उनको दी जाएंगी। रेस के बेसिस पे कि कोई दूसरे रेस का है, कोई जर्मनी से आया है, कोई जापान से आया है, तो उनके बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कास्ट के बेसिस पे कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, तो उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उनको ये एकदम इक्वल राइट्स मिलेंगी, उनकी राइट्स का इक्वल प्रोटेक्शन होगा, इक्वल गारंटीज होंगी उस प्रोटेक्शन की। सेक्स मतलब कि जेंडर के बेसिस पे नहीं होगा। जब हम लोग पॉलिटिक्स में सेक्स जेंडर की बात करते हैं तो वहाँ उसको सेक्स वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, तो मतलब मेल और फीमेल के बीच में नहीं होगा। ओके, और साथ ही साथ जो हमारे LGBTQ कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ भी नहीं होगा। सेक्स मतलब वो भी होता है, क्योंकि वो सब भी कोई ना कोई तो सेक्स अपने साथ ले ही रहे हैं,
कोई ना कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन तुमके पास है ही, तो वो भी आते हैं, जैसे लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ओके, इंटरसेक्स, क्वेयर, ये सब आते हैं उसी में, ठीक है ना। तो उनके बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स। प्लेस ऑफ बर्थ, कोई अगर गुजरात में पैदा हुआ है और कोई अगर कन्याकुमारी में पैदा हुआ है तो उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कोई अगर कश्मीर में पैदा हुआ है, कोई अगर मेघालय में पैदा हुआ तो उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। प्लेस ऑफ बर्थ में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि जो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कहा गया है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इन सब चीज़ों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हमारे देश में होता था। ओके, हम जब आज़ाद नहीं हुए थे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, उसके पहले ये सब चीज़ें हमारे देश में होती थी और बहुत अमानवीय तरीके से, बहुत इनह्यूमेन वे से होती थी, ह्यूमन वे के थ्रू होती थी। और ये हमारे देश में नहीं होती थी, पूरी दुनिया में होती थी। जैसे कि रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में हुए थे, कितने हिंदू मुस्लिम राइट्स हमारे देश में हुए थे, और उसी हिंदू मुस्लिम राइट्स का जो एक परिणाम था वो हमारे देश का पार्टीशन था, कंट्री का पार्टीशन था। और क्या था, और रेस के बेसिस पे हमारे जो हिटलर, अगर आप हिटलर के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो तो आपको पता होगा कि वो नॉर्डिक जर्मन आयरन्स की जो रेस थी उनको वो सुपीरियर मानता था और सारे रेस को इन्फीरियर मानता था। और इसीलिए इसी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उसने कितने सारे जूस को, यहूदियों को, 60 लाख यहूदियों को, 6 मिलियन जूस को मरवा दिया था और भी बहुत सारे लोगों को मरवाया था, ठीक ना। और जो हमारे विंस्टन चर्चिल थे, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, वो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे पूरी तरह से विश्वास करते थे और वो इंडियंस को इन्फीरियर मानते थे। वन फैक्ट इज देयर दैट ही वंस कॉल्ड महात्मा गांधी जी एज अ नंगा फ़कीर, दैट मीन्स अ हाफ नेक्ड फ़कीर, ही सेड दैट। तो वो इंडियंस को बहुत इन्फीरियर मानते थे। ओके, और सेक्स बेसिस हम जानते हैं, हमारे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे क्लास में, हमारे वो सोसाइटी में अभी भी परसिस्ट करता है, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। प्लेस ऑफ बर्थ के रूप में भी हमारे कंट्री में पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था। जैसे कि अगर कोई जैसे हम मान जाता था कि अगर कोई साउथ इंडिया में पैदा हुआ है तो इंडिया का पार्ट नहीं है, ऐसे पहले मान जाता था कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले। अगर कोई नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुआ है तो इंडिया का पार्ट नहीं, ये सब भी माने जाते थे, ये सब भी चीज़ें परसिस्ट करती थी। लेकिन इन सब चीज़ों को डिनाई कर दिया गया जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंकरेज करता है एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस एट द नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल थ्रू इलेक्शंस। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारी डेमोक्रेसी में, हमारी डेमोक्रेसी में आपको इक्वल राइट्स मिलेंगे और इसमें आपके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ओके, इन सब प्रोसेस में किसी भी सिटीजन का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे। और ये सब चीज़ें जो आपका पार्टिसिपेशन होगा वो इलेक्शंस के थ्रू होगा। However, it is important to understand that the democratic ethos in India did not emerge suddenly. लेकिन ये चीज़ हमें और समझनी चाहिए कि जो डेमोक्रेटिक इथोस, मतलब डेमोक्रेटिक एथिक्स है, जो वैल्यूज़ हमें, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं अभी तक, कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिली है, जब हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाली हैं वो इंडिया में हमेशा से नहीं आई थी। रैदर इट इवॉल्व थ्रू अ लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस। लेकिन ये जो हमारी हिस्ट्री में बहुत सारी एवोल्यूशन हुआ, उन एवोल्यूशन के रिजल्ट के रूप में ये जो हमारा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं ये आई है। In this chapter, we will explore the genesis and development of democratic ideas in India. We will also deepen our understanding of democracy by examining its meaning, key features, and various practices associated with it in India and the outer around the world. हम क्या देखेंगे कि हमारे इंडिया में कैसे इसका जेनेसिस मतलब कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ, डेमोक्रेटिक आइडिया जो है हमारा भारत में, उस भारत में हमारे कैसे डेमोक्रेटिक आइडियाज़ का जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, उसमें डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई, कौन कौन चीज़ों को निकाला गया, कौन कौन सी चीज़ों को इंटीग्रेट किया गया, वो हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम यही पढ़ेंगे कि जो इसकी मीनिंग जो है वो, और अगर हम डीप में जाएँ तो क्या होगी, इसके की फीचर्स को पढ़ेंगे। और जो वेरियस प्रैक्टिसेस और जो वेरियस टाइप के जो सिस्टम्स है जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड है पूरी दुनिया में और इंडिया में भी, उनको भी हम बहुत गहराई से पढ़ेंगे। ट्रेसिंग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस फ्रॉम अर्ली टाइम्स। अब हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस अर्ली टाइम्स से हैं लेकिन इतने डेवलप्ड नहीं, इतना उनका इवोल्यूशन नहीं हुआ है। तो थोड़ा हम समझ लेते हैं कि हमारे जो एशियन टाइम्स है, एशियन टाइम्स से कैसे हमारे जो इंडिया है उसमें डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस प्रोसेस कर रहे हैं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द इंडियन इथोस सिंस अर्ली टाइम्स। इन द previous chapter we read about assemblies of the Vedic period such as Sabha, Samiti and Vidhata that evolved collective decision making.
आज जो पिछला वीडियो था जो अर्ली ह्यूमन और सोसाइटी, तो उसमें पढ़ा था कि जो कुछ वैदिक पीरियड्स में क्या थी, कुछ असेंबलीज थी, कुछ सभाएं थी, जैसे सभा, समिति, विधाता, ये सब कुछ असेंबलीज थी जो कलेक्टिवली डिसीजन बनाती थी समाज के लिए। पॉलिटिक्स में सब चीज़ों में वो कलेक्टिवली बैठ के डिसीजन बनाती थी, डिसीजन को क्रिएट करती थी। वी ऑल्सो रेड अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द अर्ली रिपब्लिकन स्टेट्स, घना, समघास, इनके बारे में पढ़ता, जो पहले संघ महासंघ जो थे, संघ महासंघ, हाँ, उनके गण या संघ, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। जो अर्ली रिपब्लिकन मतलब कि कोई ऐसा स्टेट जिसका जो सबसे बड़ा लीडर हो वो भी इलेक्टेड हो, तो जो क्या बोलते हैं, गण था, संघ थे, ये सब जो हमने पढ़े हैं, ये सब क्या करती थी, कलेक्टिवली डिसीजन मेकिंग की होती थी, सभा, समिति, विधाता, इन सब की। दस फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स द किंग वॉज नॉट एन इंडिपेंडेंट रूलर बट रेदर वर्कड इन कंसल्टेशन विद असेंबलीज, मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ वेरियस कैपेसिटीज। तो हम इससे क्या पता चलता है कि सब जो असेंबलीज में जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, इनके ऊपर एक किंग जो है वो हेड कर रहा है इनको, लेकिन किंग भी अकेले बैठ के सारे डिसीजन नहीं ले रहा, इन असेंबलीज से डिस्कस करके, बार बार उसमें डिबेट करके वो कोई डिसीजन ले रहा है। तो मतलब कि जो किंग है वो, हम जो इंडियन किंग्स रहे हैं वो एशियन टाइम से ही क्या है, असेंबलीज या मिनिस्टर्स या बहुत सारे लोगों के साथ मिल बैठ के कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं। ठीक ना, ये हमें समझ आ रहा है इन चीज़ों के एग्जिस्टेंस से। अ वर्स फ्रॉम द ऐक्यमत्य Suktam of the Rig Veda emphasizes the importance of collective thinking, shared discussion and unity of purpose। अब जो एक वर्स मतलब एक हमारा वो है, एक श्लोक है, कहाँ से, ऐक्यमत्य सुक्तम ऑफ द ऋग वेदा, जो ऋग वेद है उसका जो एक ऐक्यमत्य सुक्तम सूक्त है, और उसमें एक श्लोक है जो एम्फोसिस करता है इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव थिंकिंग, शेयर डिस्कशन एंड यूनिटी ऑफ पर्पस, कि हमें कलेक्टिवली थिंकिंग जो होती है, मतलब लोगों के साथ बैठ के जो बातचीत करनी होती है, और एक शेयर डिस्कशन मतलब एक दूसरे से जो आइडियाज़ का शेयरिंग होती है, उससे जो डिस्कशन होता है, और एक पर्पस कि हम किस पर्पस के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, ये क्या करता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है ये बताता है। कौन सा वर्ष बताता है, ऐक्यमत्य सुक्तम, किस 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 बुक का है, ऋग्वेद का है। ओके, द ऋग्वेद। जैसे आप पढ़ सकते हैं, समानो मंत्रा समिथ समाने समनम मनः सह चित्तम एषाम, समनम मंत्रम अभिमंत्रये वह समनेन वो हविष जुहोमि, देयर काउंसिल इज वन एंड द सेम, देयर असेंबली इज वन, their mind is one and their intention together is one. I invoke for you this same guiding resolve with a common offering on your behalf. I make the oblation on your behalf. तो ये बता रहे हैं कि जो श्लोक ही बता रहा है कैसे कलेक्टिवली डिसीजन मेकिंग है, ये कैसे एक किसी भी आइडिया को और इलेबोरेट करती है, और उस आइडिया में कोई खराबी होती है, कोई गलत चीज़ें होती हैं, तो उन गलत चीज़ों को हटा देती है और अच्छी चीज़ों को और इनकॉर्पोरेट करने में मदद करती है। ज़्यादातर बार तो यही होता है, ठीक ना, ये इसमें बताया गया है। द वैल्यूज एक्सप्रेस्ड इन दिस वर्स हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। अब जो वैल्यूज़ हैं इस वर्स में हमें बताते हैं कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने में, उनको समझने में हमें हेल्प करते हैं। कौन से वैल्यू जो इस वर्स में है, जैसे कि कंसल्टेशन, किसी भी डेमोक्रेसी में जो बहुत मेन वैल्यूज़ हैं वो हमें इस वर्स से समझ आ सकती हैं। ऐक्यमत्यम सूक्त वाले जो वर्स है इससे हमें समझ आ सकती हैं। जैसे कंसल्टेशन कंसेशन, किसी भी डेमोक्रेसी में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेजोरिटी पे हम कोई भी डिसीजन ले लें। जैसे मान लीजिए कोई डिसीजन है कि हमें क्या करना है, हमने जो हमारे पूरी कंट्री है उसमें यूजीसी लागू करना है, ओके, और यूसीसी लागू करना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है। अब इसमें अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग जो कम्युनिटीज़ उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो सिस्टम है, उसको कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, उन सब पे कुछ का बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए हमें मेजॉरिटी पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें अगर 543 मेंबर्स हैं तो हाफ मेंबर जो हैं उनकी अगर हमें मिल जाए, मेजॉरिटी मिल जाए, या हमें जो लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं या राज्यसभा में जितने मेंबर्स हैं उनको मिला के अगर हमें मेजॉरिटी मिल जाए तो ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर एक व्यक्ति से बात करनी चाहिए, हर एक व्यक्ति, क्योंकि हर एक व्यक्ति कोई ना कोई कम्युनिटी को, कोई ना कोई रीजन ऑफ कंट्री को एक्सप्रेस कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उससे हमें बात करनी चाहिए, उससे हमें कंसल्टेशन करना चाहिए, और उसके बाद ही आफ्टर दैट ओनली हम एक ऐसे कंसेंसस एक ऐसे परिणाम पे पहुंच सकते हैं जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। तो ये इस वर्ड से बताया जा रहा है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो प्रोसेस हुई थी, उन प्रोसेसेस में भी कंसल्टेशन कंसेंसस एक बहुत मेन रोल करता था। किसी भी कोई चीज़ अगर लागू करी जा रही होती थी, चाहे वो ह्यूमन राइट्स पे कोई बात हो रही हो,
या फिर कोई डिलिमिटेशन पे कोई बात हो रही, किसी भी चीज़ पे कोई बात हो रही हो, तो वो सब पे लागू हो, सबसे बात होती थी। सब अगर कोई मना करता था कि नहीं होगा तो उससे पूछा जाता था आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर जो लोग उसको समर्थन में होते थे वो उनसे बात करते थे, बहुत देर देर तक बातें होती थी। कई कई बार तो हफ्ते हफ्ते बीत जाते थे एक डिसीजन पे, एक पॉलिसी पे, एक चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने पे। लेकिन वो कंसेंसस बेसिस पे होता था, ऐसा नहीं होता था कि किसी की बात ही हमने नहीं मानी, मेजोरिटी पे सारा डिसीजन ले लिया। ओके, एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव डीप रूट्स इन इंडियाज इंटेलेक्चुअल एंड कल्चर ट्रेडिशंस। और एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए डेमोक्रेसी में कि ये हमने जो कर रहे हैं हम, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऐसा नहीं है कि जो हेड है गवर्नमेंट का, जो प्राइम मिनिस्टर है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पूरे जो पार्लियामेंट में जितने भी लोग हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उन सब के पास ये राइट था कि वो उसके खिलाफ में या उसके समर्थन में अपनी आवाज़ उठा सकें। ओके, और ये जो चीज़ें ये इंडिया के इंटेलेक्चुअल कल्चर ट्रेडिशंस पे, इन सब चीज़ों का बहुत मेन रूप में ये प्रेजेंट है। द फंक्शनिंग ऑफ द बुद्ध संघस, अ मोनेस्टिक कम्युनिटी एस्टेब्लिश्ड बाय गौतम बुद्ध आल्सो रिफ्लेक्ट्स इंडियाज डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। अब महात्मा बुद्ध, जैसे महात्मा गौतम बुद्ध, उन्होंने जो संघों की स्थापना करी थी, उन संघों में उन जो भिक्षुक संघ थे, उनमें हमें क्या पता चलता है कि उनमें भी जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस है वो उन भिक्षुक संघों में भी मिलता है। उन भिक्षुक संघों में ये डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस कैसे प्रैक्टिस किए जाते थे, तो ये यहाँ नीचे बताया गया है। द संघ इनकरेज डिबेट एंड डिस्कशन। जो संघ होते थे बुद्ध के द्वारा जो इस्टेब्लिश किए गए थे, उसमें बहुत सारा डिबेट और डिस्कशन होता था, किसी भी टॉपिक पे या किसी भी फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल पे बहुत डिस्कशंस होते थे, बहुत आवर्स तक डिस्कशन होते थे। बार बार कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता था, बार बार उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन होते थे। और इससे क्या होता था, इससे जो मेंबर्स होते थे वो चूज़ कर सकते थे कि अपने लीडर को, उनका लीडर कौन होगा ये वो चूज़ कर सकते थे। और साथ ही साथ कुछ ऐसा डिसीजंस वो बना सकते थे वोटिंग से, या एक दूसरे के कलेक्टिवली डिसीजन मेकिंग को डेमोस्ट्रेट करते हुए, जिससे कोई लीडर वो चूज़ कर सकें, या कोई प्रिंसिपल जो उसको वो लोग फॉलो करते आ रहे हों, उसके बीच में खामियां ढूंढ सकें और उसको छोड़ सकें, और इससे वो लोग ट्रुथ के और नियर जा सकें। तो ये जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं, ये हमें इंडिया के एशियंट वैल्यूज़ में इस तरीके से देखने को मिलते हैं। Over the long passage of time, invasions by foreign invaders disrupted the political and social fabric of some parts of the country. हमारे कंट्री में जो कुछ फॉरेन इन्वेडर्स हैं, जैसे अफगान, तुर्क्स, ओके, तो इनके आने से क्या हुआ, इनके आने से जो हमारा पॉलिटिकल और सोशल फैब्रिक था वो थोड़ा सा इंटीग्रेटेड हो गया, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। बाय द 19th century, the British had colonized most parts of the Indian subcontinent. 19th century तक, मतलब 1850, 1857, इसकी मिड तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया का बहुत सारा जो पार्ट है, बहुत सारा जो पार्ट से कॉलोनाइज कर लिया था। कॉलोनाइज मीन्स उस पर कब्जा जमा लिया था, उस पर उनकी रूल चलते थे, वो जो कहते थे वो होता था। फॉरेन रूल अल्टर्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड लिमिटेड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस। अब जब इंडिया के लोग थे होंगे और इंडिया के लोगों की ही डेमोक्रेसी होगी, तो उनको पार्टिसिपेशन करने से तो नहीं रोका जा सकता है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आके रूल करने लगे, तो इंडिया के लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम्स में आने के से रोका जा सकता है, और वही किया गया। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स जो इंडिया में चले आ रहे थे, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन जो इंडिया में कहीं ना कहीं चले आ रहे थे, उनको अल्टर कर दिया गया, और पीपल्स का जो पार्टिसिपेशन था गवर्नेंस में, उसको ख़त्म कर दिया गया, नेग्लिजिबल कर दिया गया। हाउएवर द लॉन्ग स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिवाइव्ड एंड स्ट्रेंथेंड डेमोक्रेटिक आइडियाज अमॉन्ग द पीपल। लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ जो स्ट्रगल हुआ इंडिपेंडेंस का, उससे क्या हुआ, जो हमारा वो जो हमारे डेमोक्रेटिक आइडियाज़ थे वो फिर से रिवाइव हो गए और फिर से स्टेगनेंट हो गए। बिफोर इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस इन 1947 में इंडिपेंडेंस अचीव करने से पहले जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो 1946 में फॉर्म हो गई थी। 9 दिसंबर 1946 इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हुई थी, और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए फॉर्म करा गया था। एज स्टडीड इन अर्लियर ग्रेड्स, इट took the assembly 2 years 11 months and 18 days to draft the world's longest written constitution। और 2 years 11 months और 18 days इतना जो टाइम पीरियड है ये लगा पूरे जो दुनिया का जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम द इंडिजीनियस डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, द ग्लोबल स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज डिबेट्स। अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स हुई एक दूसरे से, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स हुए एक दूसरे से डिबेट करते थे अलग टॉपिक्स पे, वो सिर्फ हमारे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन से ही नहीं आती थी, वो साथ ही साथ जो हमारा ग्लोबल स्प्रेड था डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का, पूरे जो ग्लोबल वर्ल्ड में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की जो पॉपुलैरिटी थी और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की जो प्लेस थी, जो वो लोग स्थान ग्रहण करते थे, उनकी तरफ से भी वो
चीज़ें आई, वो आइडियाज़ आई, और उन्होंने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मदद करा, और उससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बन गया, ट्रांसफॉर्मेटिव हो गया, रिस्पॉन्सिव हो गया, मतलब वो सिटीजन से ज़्यादा कनेक्ट करने में एबल हो गया। ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब उसमें और अमेंडमेंट्स होने के लिए वो ट्रांसफॉर्मेटिव करके फ्लेक्सिबल हो गया, मतलब उसको कुछ चीज़ें उसमें से हटाई जा सकती हैं, कुछ चीज़ें उसमें जोड़ी जा सकती हैं, ये सब चीज़ें हो गई। और रोबस्ट मतलब कि एक तरीके का वो कि एक ऐसे दस्तावेज बन गया, एक ऐसे डॉक्यूमेंट बन गया जिसके हम एलिजिबिलिटी पे, हाँ ओके, हम लोग सवाल उठा सकते कि कितना एलिजिबल है या कितना इसकी जो हमारी क्रेडिबिलिटी कितनी है, इसमें हम लोग आवाज़ नहीं उठा सकते लोग, क्योंकि ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया इस पर दुनिया भर के लोगों की जो चीज़ें हैं वो इसमें डाली गई। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ इंडिया के कुछ लोग थे उन्होंने बना कर रख दिया, ऐसा नहीं। दुनिया भर के लोगों ने इसमें अपनी वैल्यूज़, अपनी सब चीज़ें, दुनिया भर के लोगों से, दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस थे, उन सब चीज़ों को मिला कर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। The CAD Constitution Assembly debates reflects the members' belief that the Constitution should not be a rigid legal code, but a dynamic document capable of evolving through lawful amendments without compromising its fundamental values। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स हुई, जो हमारे डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स के बीच जो डिबेट्स हुई, वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिजिड लीगल कोड नहीं होना चाहिए, मतलब एक ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए कि इसमें जितने भी नियम लिख दिए गए सब ऐसे ही रहेंगे हमेशा, सदियों तक ऐसे रहेंगे, कभी बदलेंगे नहीं। लेकिन एक ऐसा डायनेमिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब एक ऐसा फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो इवॉल्व कर सके, आगे जो लॉफुल चीज़ें हों, आगे जो लैंडमार्क जजेस के जो लैंडमार्क जजमेंट्स हों, लैंडमार्क केसेस हों, उनके द्वारा उसको इवॉल्व करा जा सके, और लेकिन उन इवोल्यूशन से, उन अमेंडमेंट से उसका जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं वो सब ना डिस्ट्रक्ट हो, जैसे कि इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, इन सब चीज़ों को वो ना डिस्ट्रक्ट करे। अमेंडमेंट्स हो, इवोल्यूशन हो कॉन्स्टिट्यूशन का, पर जो फंडामेंटल वैल्यूज़ है वो उससे ना खत्म हो, उनको नुकसान ना पहुँचे। अकॉर्डिंगली वाइल मेकिंग प्रोविजंस फॉर एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस दैट अपहोल्ड लिबर्टी, equality, justice and fraternity, the constitution also provides for amendments under article 368। आर्टिकल 368 के अंदर जो अमेंडमेंट्स का जो क्राइटेरिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, और ये साथ ही साथ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ये सब जो कोर वैल्यूज़ हैं इनको बहुत अच्छे से प्रोपेगेट करने में और बहुत अच्छे से पॉपुलर करने में, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए भी कहता है। लेकिन अमेंडमेंट भी जरूरी है। दिस इंश्योर्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द चेंजिंग सोशो पोलिटिकल नीड्स। जो हमारा सोशो पोलिटिकल नीड्स है, जो हमारे अलग अलग युग में जो हमारा सोसाइटी डेवलप हो रही है, सोसाइटी चेंज हो रही है, और जो हमारी जो पॉलिटिक्स है वो है अलग अलग फॉर्म्स जो है वो धारण कर रही है, तो उन सब के बीच हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्लेक्सिबल रहे, कैसे रिस्पॉन्सिव रहे, उसके बारे में उन चीज़ों को रख कर ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाए गए हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सबसे ज़्यादा जिनका रोल माना जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनकी यहाँ फ़ोटो है। ओके, तो इस लेक्चर में हमारा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल्स और डेमोक्रेसी, पॉपुलर सॉवरेनिटी, ये सब जो टॉपिक्स हैं, फंडामेंटल राइट्स लेकर जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।